हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 7 विषय विज्ञान की जारी कर दी गई है और हम आपको इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में अध्याय 7 जंतुओं और पौधों में परिवहन, इस पाठ के हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, वो भी सबसे अच्छी तरीके से। हमने यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एक डायग्राम को यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर और कहीं भी नहीं मिलेगा। बस आपको क्या करना है, अपनी बुक में ये डायग्राम्स नोट डाउन करते चलना है। साथ ही साथ ये चैनल आपको क्या पीडीएफ भी देता है। पीडीएफ के लिए इस वीडियो में ही बताया जाएगा कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे। ओके, देखिए सभी क्वेश्चंस हैं, पर ये आपका प्रोजेक्ट 1 है। यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 में डायग्राम है, तो ये देखिए डायग्राम भी है। प्रोजेक्ट 2 है, तो सभी के उत्तर मिलेंगे। कब मिलेंगे? वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका है यहाँ पर, जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, तो यहाँ पर हमें क्या, शरीर के एक तंत्र से दूसरे स्थान तक पदार्थों के परिवहन के लिए मानव में विभिन्न तंत्र कार्य करते हैं, जैसे परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुसधमनी, फुफ्फुसशिरा, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय आदि। तो हमें इन्हें लिखना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर लिख देना है। ये महाशिरा हो जाएगा, ये महाधमनी हो जाएगी, ये फुफ्फुसधमनी, फुफ्फुसशिराएं, बायां अलिंद हो जाएगा, ये दाहिना अलिंद हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप लिख देंगे। ओके, फिर आपसे रिक्त स्थान पूछते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने इससे पहले की चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस हैं अवेलेबल, ठीक है। प्लेलिस्ट चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से जाकर आप इन सभी वीडियोज़ के उत्तर देख पाओगे। अब रिक्त स्थान में आपको ये दिए गए हैं, आपको स्पंदन दर, हीमोग्लोबिन, स्टेथोस्कोप और रक्त वाहिका और संबंध ऊतक इन खाली स्थान में भरना है। तो पहला रिक्त स्थान आपकी बुक में पूछा गया है, लाल रक्त कोशिकाओं में खाली स्थान नामक लाल रंग का वर्णक होता है। तो खाली स्थान में आपको हीमोग्लोबिन भर देना है। दूसरा देखिए, प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या खाली स्थान आपका है वहाँ पर बुक में कहलाती है। तो ये क्या, स्पंदन दर कहलाती है। ओके, इसके बाद देखिए, हृदय और खाली स्थान मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। इसके बाद चौथा देखिए, चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए खाली स्थान नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष वाहिनियाँ होती हैं जो कहलाती हैं, तो ये खाली स्थान क्या कहलाती हैं, संवहन ऊतक कहलाती हैं। अब हमसे आपसे सही विकल्प पूछेगा इसके आगे, आप अपनी बुक में नोट डाउन करते चलिएगा एक एक प्रश्न का उत्तर। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न 1, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है ना। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने सिर्फ उत्तर यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। पहले ऑब्जेक्टिव में, पहले सही विकल्प में आपको ऑप्शन भी करना है सही। क्या है, रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करना। दूसरा है पादप वृंदा से अवशोषित करते हैं, है ना। तो ये तो मैं इसका अभी आंसर तो डाउट में, पादप वैसे जल करना चाहिए, ये पता नहीं शायद मिस्टेक से हो गया है, मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। तो तीसरा देख लीजिए, तब तक आप तीसरे को आप लिख लीजिएगा, दूसरा भी छोड़ दीजिए। आप जब पीडीएफ में आओगे ना, तब मैं वहाँ पर सही करवा दूंगा। ओके, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है। तो ये ऑप्शन ए उत्सर्जन कहलाता है। चौथा देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र मिलकर बना है। तो इसका आप सही उत्तर करेंगे ऑप्शन डी, मूत्र वाहिनियाँ, वृक्क, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग से। इसके बाद प्रश्न 5 देखिए, मछली जैसे जलीय जीव अपना अपशिष्ट किस गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो आप इसका सही उत्तर करोगे अमोनिया। तो मछली जैसे जो जलीय जीव होते हैं वह अपना अपशिष्ट अमोनिया गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ओके, अब आपसे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना है। ओके, दूसरा प्रश्न देखिए, पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का क्या कार्य है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जाइलम, जो जाइलम होता है वह क्या, जड़ से पत्तियां तथा अन्य भागों में जल तथा घुले खनिज लवण परिवहित करता है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों पादप की दूसरे हिस्से तक परिवहित करता है। ओके, परिवाहित करता है।
ओके। इसके बाद प्रश्न 3 आपसे पूछा गया है डायलिसिस किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने के लिए कृत्रिम वृक्क द्वारा खत को नियमित रूप से छानकर अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है, इसे ही डायलिसिस कहते हैं। इसका बाद प्रश्न 4 है शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है। ओके, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो ये आपको इस प्रश्न का उत्तर कर देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 है गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पसीने में जल और लवण होते हैं। जब गर्मियों आप यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, गर्मियों पसीनों के दिनों में आता है तो शरीर पर पहने कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं, परंतु जब ये सूखा होता है तो कपड़े जो आपका क्या होता है पर लवण शेष रह जाता है, तो ये धब्बों के रूप में दिखाई देता है। इसलिए ये गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न 6 रक्त क्या है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम रक्त लिखेंगे, पर इसमें कौन कौन से घटक हैं उनके नाम लिखेंगे। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त के घटक यहाँ पर लिखेंगे प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। ओके, तो ये रक्त की है। इसके बाद देखिए प्रश्न 7 बूझो यह जानना चाहती है कि क्या स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आप लिखेंगे स्पंज और हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता। जिस पानी में वे रहते हैं वह उनके शरीर को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है। पानी से बाहर निकलते समय अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ हो जाता है। ओके, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद प्रश्न 8 देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को सैनिक कहते हैं क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के रोगाणुओं को मारती हैं, मस्त करती हैं या मारती हैं, इसी कारण इन्हें सैनिक कहते हैं। ओके, रोगाणुओं की रक्षा करती हैं, सीधे आप ये लिख दीजिए। ठीक है, रोगाणुओं की सैनिक भी क्या हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, या फिर आप सीधे मारती कर दीजिए क्योंकि उन्हें नष्ट करेंगे। रोगाणुओं को नष्ट करती कर दीजिए, नष्ट। ओके, रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, इसी कारण इन्हें सैनिक कहते हैं। इस तरीके से आप मस्त की जगह नष्ट कर देना। ठीक है, मस्त गलती से लग गया है, नष्ट हुआ। ओके, चलिए स्पंदन दर कैसे कहते हैं। किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति व्यक्ति कितनी होती है। प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। किसी व्यक्ति में प्रति मिनट हो रहा है स्पंदों की संख्या को स्पंदन दर कहते हैं। स्पंदों की संख्या को किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। देखिए उत्तरीय प्रश्न में 10वां देखेंगे मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मानव हृदय में उपस्थित अलिंद और निलय के कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता है ना। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिलने देता, क्या है, निलय और अलिंद। चलिए अगला देखिए फिर धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए एवं इनके कार्य लिखिए। पहला है इसमें, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे धमनी और सिरा दोनों में ही रक्त प्रभावित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि सिरा का मुख्य कार्य शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना होता है। तो ये आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कर देना है। इसी में दूसरा है धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं क्यों। तो उत्तर लिखेंगे हृदय से स्पंदन के फलस्वरूप रुधिर एक तथा अत्यधिक दाब के कारण धमनियों में से होकर बहता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों की दीवार स्राव की दीवार की अपेक्षा अत्यधिक मोटी एवं लचीली होती हैं। 12वां प्रश्न देखिए स्टेथोस्कोप का चित्र बनाना एवं उसकी कार्य लिखना है। तो यहाँ पर आपने ये चित्र बना दीजिएगा, फिर इसके कार्य आपको लिखना है। तो स्टेथोस्कोप रोगी के दशा का परिचय करने का एक उपकरण होता है ना। तो कार्य आपको मिल जाएंगे PDF में। प्रश्न 13 का पहला देखिए परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र एवं वर्णन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपको हमने चित्र बना दिया है, ठीक है। इसके बाद 14वें का आप देखेंगे दूसरा, तो यहाँ पर आपको उत्तर में रक्त का लाल रंग क्यों दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। देखिए उत्तरीय प्रश्न में 15 का देखेंगे मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मानव का उत्सर्जन तंत्र। ओके, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। तो ये आपका है प्रश्न 16 मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग
1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, जिसमें 95% जल, 2.5 यूरिया और 2.5 अपशिष्ट पदार्थ होता है। प्रश्न 17 देखिए, पादपों में जल एवं खनिज के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा बनाइए। तो यहाँ पर हमने बनाया है, ये इस तरीके से आपको कर लेना है, ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ओके, प्रोजेक्ट 1 है, तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो हमने ये मॉडल बना दिया है स्टेथोस्कोप का, ठीक है। इस तरीके से आप बना लेंगे वीडियो को देखकर। ये प्रोजेक्ट 2 है, तो प्रोजेक्ट 2 को हमने यहाँ पर इस तरीके से आपको उत्तर से लिखे हुए हैं। वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। PDF के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।